तो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है खेल कार्यक्रमों का महत्व। तो दोस्तों अगर आप ये चैप्टर समझना चाहते हैं तो एक पर्सनल एडवाइस है, आप खुद को कोई बड़ा आदमी, आप खुद को जैसा मान के चलिए जैसे कोई क्रिकेट मैच ही ऑर्गेनाइज कराना है। आप क्रिकेट खेलते हो कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं अब जो बोलूँगा आपको ध्यान से सुनना है। इनमें सबसे पहला आता है प्रबंधन। प्रबंधन में क्या मतलब होता है? विभिन्न समूह तथा व्यक्तियों के साथ मिलके किसी कार्य को सफलतापूर्ण करना या करवाना प्रबंधन कहलाता है। क्या कहा मैंने? तो मान लीजिए आपको कोई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज़ कराना है तो सबसे पहले आप लोग ढूँढोगे ना जिनके साथ मिलके आप उस कार्य को करोगे। तो यही होता है प्रबंधन। खेल कार्यक्रम प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं? जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ फिर पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। पहला होता है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, कि आप उस चीज़ को प्लान करते हो और दूसरा होता है संगठन। संगठन मतलब आपने प्लान तो बना लिया कि आपको ये करना है लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइज़ तो करोगे ना। जैसे क्रिकेट मैच में सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और थर्ड है हमारे पास नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में क्या होता है, आप किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष कार्य देते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई मैच ऑर्गेनाइज़ कराना है तो उसमें आप तो आपको एक इंसान चाहिए ना जो लोगों को ला सके खेलने के लिए। इसके बाद हमारे पास चौथा है निर्देशन। निर्देशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप उनको मोटिवेट करें और उनका निर्देश करें कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमारे पास पाँचवाँ पॉइंट है नियंत्रण। नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल करना। मान लीजिए आपने प्लान बनाया, अगर उस हिसाब से काम नहीं हो रहा तो आप उसको बदल भी सकते हो ना। तो दोस्तों आइए अब इनको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहला क्या है, नियोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपको पेपर में कैसे लिखना है, वो मैंने जैसे लिखा आप ऐसे लिख सकते हो। यह एक पहले से निर्धारित की गई प्रक्रिया होती है, जो किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। तो आपको पढ़ के समझ तो आ गया होगा, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, खेल कार्यक्रम में नियोजन की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब पहले से हमें प्लान करके क्यों चलना है किसी चीज़ को? तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे और कहोगे अगर हम पहले से प्लान करके चलेंगे तो जो होने वाली गलतियाँ होंगी, उनके होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आपको यही लिख के आना है पेपर में, ठीक है? दूसरा पॉइंट जिसका नाम है संगठन का अर्थ। तो दोस्तों क्या होता है इसमें, योजना बनाने के बाद अगला कदम संगठन तैयार करना है। योजना बनाने के बाद आपका दूसरा कार्य क्या होता है, संगठन तैयार करना। और ये क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधित कार्य को परिभाषित और वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न समितियों व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है तथा उनके अधिकार एवं जिम्मेदारियां तय कर दी जाती है। आपको जो भी ऑर्गेनाइज करने में कार्य होगा उन्हें आप वर्गीकृत करते होगे और लोगों में बांट दोगे ताकि लोग वो कार्यक्रम अच्छे से कर सकें। उनकी जिम्मेदारियां तय कर देंगे कि आपको ये करना है, आपको खिलाड़ी वहाँ खिलाने। फिर जो खेल संबंधित संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य क्या-क्या है दोस्तों? कार्य की पहचान करके उनको विभाजन करना। मैंने आपको बताया अभी कि कार्य को पहचान करके उनका विभाजन करना, कि हमें ये कैसे करना है। दूसरा, विभिन्न समितियों का निर्धारण करना। समितियाँ मतलब लोगों का समूह, ठीक है? और फिर तीसरा है सभी समितियों को उनसे संबंधित कार्य सौंप देना। जो लोगों का ग्रुप होगा उन्हें कोई उनसे संबंधित कार्य को उन्हें दे देना ताकि वो कार्य अच्छे से कर सकें। विभिन्न समितियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान स्थापित करना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कई सारी समितियाँ बनाई, अगर उनमें सूचना का आदान-प्रदान ही नहीं होगा तो गलती होने के चांस भी बहुत बढ़ जाएँगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट है नियुक्तिकरण का अर्थ। नियुक्तिकरण क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट पद या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना। क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण। तो इसमें होता क्या है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए मान लीजिए आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना है तो उसमें खिलाड़ियों को चोट भी लग सकती है। आपको पहले डॉक्टर को रखना पड़ेगा। तो ऐसे किसी भी आदमी को तो नहीं रख लोगे ना जिससे एक्सपीरियंस होगा। तो इसमें वही। उसके बाद हमारा चौथा है निर्देशन का अर्थ क्या है? निर्देशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मानवीय संसाधनों को उद्देश्यों को प्राप्त करने की लिए आवश्यक निर्देश अनुसार देना। तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही आप लोगों को दिशा निर्देश दोगे कि आपको यह करना है, आपको ये ऐसे करना है और उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें नियंत्रण प्रेरित करना, निर्देशन कहलाता है। उनका मार्गदर्शन कर उन्हें मोटिवेट करना कि आप ये कार्य कर सकते हो। और पाँचवा क्या है, नियंत्रण का अर्थ। नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए जो आपने योजना बनाई थी आपको देखना है कि उस हिसाब से कार्य हो रहा है पूरा। अगर नहीं हो रहा तो आप उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला टॉपिक खत्म हो गया। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, विभिन्न समितियाँ और उनकी जिम्मेदारियाँ। तो इनमें 3 तरह की समितियाँ होती हैं। पहला तो प्रशासनिक निदेशक, कार्यकारी समिति और आयोजन समिति। आयोजन समिति 3 रूप से काम करती है। पहला प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के बाद। तो मैंने छोटी सी चिट बनाई है जिससे आपको फिरने में समझ आएगी। पहला है प्रतियोगिता से पूर्ण कौन सी समितियाँ काम करती है। आयोजन समिति, तो सबसे पहले आयोजन समिति। आयोजन समिति क्या होती है? यह समिति खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। यह मेन
होती है जो हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होती है। दूसरा है हमारा प्रचार समिति। प्रचार समिति क्या होता है? खेल कब होगा वो प्रतियोगिता के बारे में लोगों को सूचना देने का काम करती है। क्रय समिति क्या होती है? जब भी आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है उसमें खेलने के लिए कुछ उपकरण तो लगेंगे। मान लीजिए क्रिकेट का है तो आपको पहले बैट लाना पड़ेगा, बॉल लाना पड़ेगा, तो वो कार्य क्रय समिति करती है, ठीक है? आवास तथा खान-पान, जो खिलाड़ी आएँगे उनके रुकने तथा खाने-पीने की वो समिति ये कार्य करेगी। सजावट और समारोह समिति, यातायात समिति, लोगों को इधर-उधर ले जाने के लिए, खेल मैदान व उपकरण समिति, उपकरणों को देखते हैं कि वो सही चल रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए आप उपकरण तो ले आए लेकिन वो चल ही नहीं रही तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। और है अधिकारियों के लिए समिति। अधिकारी समिति क्या होती है? मान लीजिए जो आपने कोच रखा है और मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई तो आपको पहले से 1-2 तो रखने चाहिए ना। और प्रतियोगिता के दौरान बाकी सारे पॉइंट सेम है, बस एक चीज़ अलग है, क्या? उद्घोषण समिति। इसमें क्या होता है जो खेल में चल रहा होता है ना, आपने देखा ना कमेंटेटर, वही है ये। और ऐसे आप पॉज़ करके वीडियो पढ़ सकते हैं, ठीक है? फिर हमारा एक और टॉपिक खत्म, फिर आता है हमारा विभिन्न प्रकार के खेल टूर्नामेंट, ठीक। कितने प्रकार के होते हैं खेल टूर्नामेंट? पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग टूर्नामेंट या इसे हम राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। तीसरा क्या है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। सबसे पहले टूर्नामेंट का मतलब देखते हैं, टूर्नामेंट का अर्थ क्या होता है? टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम जीतती है और बाकी सभी टीमें हार जाती हैं। ये मैचों की वो श्रृंखला लीग है जिसके अंत में एक टीम जीतती है और बाकी सारी टीमें हार जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? टूर्नामेंट। इसमें पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। ये क्या होता है? यह एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें यदि कोई टीम हार जाती है तो वह बाहर हो जाती है। केवल जीतने वाली टीम ही प्रतियोगिता में बनी रहती है। आपने देखा होगा कई मैचों में जो कोई टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है, केवल जीतने वाली ही उस प्रतियोगिता में रहती है। तो अगर आप कोई से टूर्नामेंट जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा टूर्नामेंट है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को दोस्तों हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। तो पहला पढ़ते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट क्या होता है? लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरे टीम के साथ एक बार मैच अवश्य खेलती है। इसे सिंगल लीग टूर्नामेंट कहा जाता है। तो क्या कहा मैंने? इसमें जितनी भी टीमें खेलती हैं आपस में, वो आपस में एक-दूसरे के साथ एक बार तो ज़रूर खेलती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंगल लीग टूर्नामेंट। दूसरा है डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट क्या होता है? इस लीग में प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है। तो सिंगल लीग में हुआ 1 बार और डबल लीग में 2 बार, ठीक है? विजेता टीम हार-जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित की जाती है। फिर हमारे पास एक और टॉपिक खत्म हो गया, फिर हमारे पे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्राम्यूलर्स एवं एक्स्ट्राम्यूलर्स। तो पहले समझते हैं इंट्राम्यूलर्स क्या होते हैं? ऐसे खेल जो 4 दीवारी के भीतर खेले जाते हों। तो वही है, चारदीवारी के भीतर कौन से? कैरम। हुँ, उसके बाद इंटरम्यूलर्स में वह गतिविधियाँ शामिल हैं जो विद्यालय की चारदीवारी के भीतर आयोजित की जा सकती हैं। विद्यालय की चारदीवारी के बीच कोई मान लीजिए कोई खेल आयोजित किया गया, उसे इंटरम्यूलर्स कहेंगे। विद्यालय के खिलाड़ियों के बीच में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। और दूसरा हमारे पास एक्स्ट्राम्यूलर्स। एक्स्ट्राम्यूलर्स क्या होते हैं? ऐसे खेल जो चारदीवारी के बाहर खेले जाते हैं। इंट्राम्यूलर्स में चारदीवारी के अंदर और एक्स्ट्राम्यूलर्स में चारदीवारी के बाहर। एक्स्ट्राम्यूलर्स में वह गतिविधि आती हैं जो विद्यालय की चारदीवारी के बाहर आयोजित की जा सकती हैं। तो इनमें इंटरम्यूलर्स के अपोजिट पॉइंट्स हैं, ठीक है? इनमें 2 या 2 से अधिक विद्यालयों के खिलाड़ियों के बीच टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तो इंटरमिलर्स में हम किसी विद्यालय के खिलाड़ी आपस में खेल रहे थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलर्स है उनमें 2 विद्यालय के विद्यार्थी आपस में किसी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। फिर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। इंट्रामिलर्स के उद्देश्य लिखिए। इंटरमिलर्स के उद्देश्य क्या होते हैं? विद्यार्थियों को खेल-कूद के अवसर प्रदान करना, उन्हें मौका देना खेलने का, खेल भावना का विकास करना। ये जो आयोजित होगा प्रतियोगिता में खेल भावना का विकास होगा। विद्यार्थियों में नेतृत्व और सहयोग की भावना का विकास करना, लीडरशिप की भावना आएगी बच्चों में अगर वो खेलेंगे तो। मनोरंजन प्राप्त करना, प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना। मान लीजिए कोई खिलाड़ी प्रतिभावान है तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं ना इन खेलों से। इंट्रामिलर्स के महत्व क्या है? प्रतियोगिता में भाग लेने से छात्रों की ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल होता है। सही बात है। विद्यार्थियों में खेल भावना का विकास होता है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुण कैसे? विद्यार्थी आपस में एक साथ रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो वही सामाजिक गुणों का विकास। विद्यार्थियों को खेल के प्रति रुचि और ज्ञान विकसित होगा। मान लीजिए किसी छात्र को किसी खेल के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर वो उसमें हिस्सा लेगा, खेल के प्रति उसे रुचि पड़ेगी और उसमें ज्ञान का भी विकास हो। इंटरमीडिएट गतिविधि में शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। तो सही बात है, अगर आपके भी स्कूल में कुछ ऐसे कार्यक्रम हो तो उनमें ज़रूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि उससे आपका शारीरिक जो स्वास्थ्य होगा ना वो भी ठीक होगा। फिर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मिलर्स के उद्देश्य। प्रदर्शन के स्तर में वृद्धि करना, अनुभव प्रदान कर। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो हमें अनुभव भी प्राप्त होगा। मैत्री एवं भाईचारे की भावना का विकास करना, मतलब हम आपस में एक साथ रहेंगे, भाईचारे की भावना बढ़ेगी। और चौथा क्या है? खेल में करियर चुनने में अवसर प्रदान करना। यदि किसी भी विद्यार्थी को
खेल में करियर चुनना तो उसके लिए आसानी होगी ना। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मीलर्स का महत्व क्या है। खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का विकास करना, इसमें क्या होगा, अगर विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा तो उसका व्यक्तित्व विकास भी होगा। छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास होना, नेतृत्व मतलब लीडरशिप की भावना आएगी उसमें। खेलों के स्तर में सुधार करना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। तो ये कुछ पॉइंट है, आप लिख सकते हो। और पांचवा क्या है, विभिन्न खेलों के नियमों और विनियमों को जानना। यदि वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा तो उन खेलों के नियमों को जानेगा। तो दोस्तों इनमें 2-3 टॉपिक रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके।